से आप सबों का स्वागत है हमारे वीडियो लेक्चर में या ऑनलाइन क्लास में, जो भी आप हैं। तो कल हमने आपको मोल कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे बातें हमने बताई और खास करके कि मोल का इम्पोर्टेंस बताया कि एक बार अगर मोल का कॉन्सेप्ट मिल गया तो केमिस्ट्री में ढेर सारे चैप्टर्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और समझना आसान है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल की जो बात होती है वो हम बताते हैं आपको मोल कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल। अब सपोज कीजिए कि आपका कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैलकुलेट number of moles B, number of molecules C, number of atoms present in 60 gram of glucose with formula C6H12O6, and at the same time you are given that atomic mass of carbon equals 12, hydrogen equal to 1 and oxygen equal to 16 U। ये क्वेश्चन दिया हुआ। अब इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, इसके बाद निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और फिर निकालना है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। अब इसके लिए फॉर्मूला हमने आपको दिया हुआ है लास्ट क्लास में, और ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है C6H12O6, और सबका एटॉमिक मास भी दिया हुआ है, C का 12, H का 1 और O का 6। तो सबसे पहले हमको जो इसका सॉल्यूशन देना है, आंसर जो करना है, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। यहां लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज निकालने के लिए हमने आपको बताया हुआ है कि जो भी एटॉमिक मास है उस सबको ऐड कर देंगे, मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। तो C6 तो 6 × 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो 6 × 16। अगर इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 96, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा 180। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज विल बी कैलकुलेटेड एज 180 U। और एक बार मॉलिक्यूलर मास निकल जाने के बाद आप फॉर्मूला में पुट कर देंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, मास इन ग्राम बाय मोलर मास, और मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास एक ही होता है, केवल उसके यूनिट में फर्क होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था
मोलर मास लिखेंगे उसका यूनिट हो जाएगा ग्राम पर मोल, और अगर मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे तो यू रहेगा। तो अब अगर ये वैल्यू हम बैठा दें, मास इन ग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये है 60 ग्राम, और मोलर मास की जब बात होगी तो 180 ग्राम पर मोल हो जाएगा। जो यहाँ पर यू दिया हुआ है वो यहाँ पर 180 ग्राम पर मोल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/3 मोल। ये नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, एक आंसर ये मिल गया। अब दूसरा कहता है नंबर ऑफ, क्या बोलते, तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया 1/3, एक आंसर मिल गया। इसके बाद हमारे पास में है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, अब ये कैसे निकलेगा, तो जो नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है उसको आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 मोल में कितना एवोगाड्रो नंबर है 6.022 × 10⁻23। तो 1/3 मोल में कितना होगा 1/3 से उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर, and this is equal to 1/3 into 6.022 into 10⁻23। तो इतने मॉलिक्यूल्स जो है ग्लूकोज के निकल जाएंगे, इतने मॉलिक्यूल्स। ये आंसर हो गया। इसको आप चाहें तो थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा इसके आसपास हो जाएगा इतना मॉलिक्यूल्स, लगभग आंसर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गया। अब आपको चाहिए नंबर ऑफ एटम्स के लिए, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्या क्या निकालना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सेपरेटली अलग अलग निकालना है कि कार्बन एटम्स में कितने होंगे, हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे, ऑक्सीजन एटम कितने होंगे। तो इसके लिए आपके पास में फिर से एक इंफॉर्मेशन होता है किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए। यहां पर आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, यही है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, ढेर सारे इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन एटम्स के टर्म में क्या इंफॉर्मेशन देता है ये सबसे बड़ी बात है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि हियर 1 molecule of glucose contains 6 atoms of carbon, 12 atoms of hydrogen and 6 atoms of what, oxygen, 6 atoms of oxygen. So 1 molecule of glucose contains 6 atoms of carbon, 12 atoms of hydrogen and 6 atoms of oxygen. Then we have the number of molecules of glucose, just we have calculated. Therefore number of atoms of
कार्बन। अब कितना मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज अभी अभी हम लोग निकाल रहे हैं, तो उसमें हम लोग निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने कितना देखा है, 6 एटम्स है कार्बन का, तो 6 और इनटू, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल में 6 एटम है, तो हमने ग्लूकोज का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना निकाल लिया है अभी, 2.00 सॉरी 2.007 into 10 to the power 23 कार्बन एटम्स इतना हो जाए, इतना एटम्स ऑफ कार्बन। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम्स निकालने के लिए इस नंबर को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 12 into 2.007 into 10 to the power 23, और फिर फाइनली हम लोग नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, और ये भी उतना ही होगा, तो 6 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.007 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ एटम्स कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का निकाल लेंगे। और फिर कई इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे मोल कॉन्सेप्ट पर, जिसको आप आराम से कर सकते हैं। आपके पास में कुछ बेसिक फॉर्मूले की जरूरत है, कुछ फॉर्मूला तो मैंने लास्ट क्लास में दिया है कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन डिफरेंट सिचुएशन। डिफरेंट सिचुएशंस का मतलब जब मास इन ग्राम दिया होगा वो सब्सटेंस का, तब आप निकाल सकते हैं, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हो तब निकाल सकते हैं, या फिर कोई गैसियस सब्सटेंस हो उसका अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स आप आसानी से निकाल सकते हैं। और एक बार जब नंबर ऑफ मोल्स निकल गया तो फिर आप मास भी निकाल सकते हैं, नंबर भी निकाल सकते हैं, बिकॉज ये मोल इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड न्यूमरेटिव। वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस मैथड। हम इस चीज को बतला चुके हैं कि मोल जो है नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है और मास को, क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए अब आपको मोल में कोई प्रॉब्लम होने की बात नहीं है। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए, जैसे कॉन्सेंट्रेशन और फिर आया सॉल्यूशन, दोनों ही टर्म काफी फेमस है और बहुत पहले से आप इस चीज को जानते रहे हैं। कम से कम सॉल्यूशन का नाम तो काफी सुने कि ये सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। अब होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब हुआ कि देयर कंपोनेंट्स आर वेल मिक्स्ड थ्रू आउट। कहने का मतलब अगर आप शरबत बनाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, ग्लास में पानी ले लेते हैं और उसमें कुछ शुगर डाल देते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, मिलाते हैं। अगर आप उसको मिलाए नहीं, आपने शुगर लिया और पीना शुरू कर दिया तो क्या होगा, आपको लगेगा कि ऊपर से पानी पी रहे हैं, अब कुछ देर के बाद नीचे का पार्ट लेंगे तो लगेगा कि केवल चीनी खा रहे हैं। तो दिस इज नॉट होमोजेनियस, उसको होमोजेनियस बनाना पड़ता है। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको सेक करते हैं या स्टायरर से स्टायरिंग करते हैं, मतलब मिलाते हैं। और ऐसा करने के बाद पूरा सॉल्यूशन क्या बन जाता है, होमोजेनियस बन जाता है। होमोजेनियस का मतलब आप हिंदी में समांगी पढ़ते हैं कि एक जैसा हो जाता है। ऊपर से पिएंगे तो भी वही स्वीटनेस होगा और नीचे से पिएंगे तो भी वही स्वीटनेस होगा, तो उसको हम लोग होमोजेनियस बोलते हैं। तो कहता है कि एक बार अगर सॉल्यूशन बन गया तो
तो फिर इस सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होता है? तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होगा कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए डिफिनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। अब आप कहेंगे, जैसे सपोज कीजिए कि ये सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन ये कहां से बना हुआ है? सॉल्यूशन के लिए दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन? एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट जो होता है वो स्मॉल अमाउंट में होता है या लेसर अमाउंट होता है, लेसर अमाउंट। और सॉल्वेंट जो होता है ये लार्जर अमाउंट, लार्जर अमाउंट विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप आसानी से समझ लेते हैं। तो कहता है कि जो सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से बनता है उसका नाम क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन। और जो तीन कंपोनेंट से बनेगा टर्नरी हो जाएगा, चार कंपोनेंट से बनेगा क्वाटर्नरी हो जाएगा। तो इस तरह से जो है सॉल्यूशन का नाम होता है। तो हम लोगों को मेनली क्या पढ़ना है? बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन व्हिच इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, one is solute in lesser amount, another is solvent in larger amount, that is binary solution। तो इस बाइनरी सॉल्यूशन के लिए आपको कॉन्सेंट्रेशन की बात जानना है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब उसमें अमाउंट का जो रेशियो है सॉल्यूट के अमाउंट का वो क्या है? ज्यादा है। अगर हम सॉल्वेंट के रेशियो को फिक्स कर दें, से फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले एक तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन का डेफिनेशन लेंगे। यहां लिखेंगे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के लिए लिखेंगे द अमाउंट ऑफ solute present in a definite amount of, in a definite amount of, amount का मतलब क्वांटिटी, मास, amount of solvent और solution is called concentration of solution, concentration of the solution। कहने का मतलब जिस सॉल्यूशन में जितना ज्यादा अमाउंट होगा सॉल्यूट का, उतना ज्यादा जो है कॉन्सेंट्रेशन उसका बढ़ता चला जाएगा। अब जो कहता है कि इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए मेजरमेंट क्या है, कौन सा यूनिट है जिसमें हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मेजर करेंगे, और उसके लिए हम लोग लिखेंगे यूनिट्स और मेजरिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब इसके लिए हमारे पास में कुछ टर्म्स है, इस टर्म्स को पहले हम लिख लेते हैं और उसके बाद जो है एक एक करके सारे टर्म का डिस्कशन हम लोग करेंगे। नंबर 1 में आता है मोलैरिटी, फिर आता है मोलैलिटी, फिर आता है मोल फ्रैक्शन, फोर्थ में आता है परसेंटेज, और फिफ्थ में आता है पार्ट्स पर मिलियन। तो इतने कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स जिसमें हम लोग
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो पहला क्या है, मोलैरिटी, दूसरा मोलैलिटी, तीसरा मोल फ्रैक्शन, चौथा परसेंटेज और पांचवा जो है वो पार्ट्स पर मिलियन। एक एक करके हम सबको समझाते हैं और सब पर आपको न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला रहेगा वो आप बनाएंगे। तो सबसे पहला है मोलैरिटी। अब कहता है कि इस मोलैरिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो कहता है कि ये जो मोलैरिटी है, दिस मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution in liter। अब ये मोलैरिटी में कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग को दो चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आप जानते हैं कि अभी अभी हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किया है, तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर दिया हुआ जा सकता है। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जो भी वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा सॉल्यूशन का उसको हम लोग लीटर में लिखेंगे। तो अगर मोलैरिटी का कोई डेफिनेशन आपसे पूछ दे तो डेफिनेशन दो तरह से आप दे सकते हैं। पहला कि आप दे सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये भी एक डेफिनेशन हो गया। दूसरा, आप इस फॉर्मूला से डेफिनेशन को डिराइव कर सकते हैं। आप फॉर्मूला के बेस पर डेफिनेशन क्या बोलेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये भी लिख करके आप जो है उस डेफिनेशन में नंबर 100% ले आ सकते हैं। तो ये मोलैरिटी की बात हो गई। और इस मोलैरिटी का जनरल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो कैपिटल एम होता है। इट इज जनरली represented by कैपिटल एम। एम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम फॉर मोलैरिटी। तो अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट डू मीन बाय 1m सॉल्यूशन, अब 1m सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम लोग 1m बोलेंगे। उसी तरह से आपसे पूछ दे कि व्हाट डू मीन बाय 2m सॉल्यूशन, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आंसर क्या होगा, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वहां पर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन को फिक्स रखेंगे और जो भी नंबर ऑफ मोल्स होगा वो मोलैरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट डू मीन बाय 3.5 मोलर सॉल्यूशन, तो अब आप आसानी से बोल सकते हैं कि व्हेन 3.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इट इज कॉल्ड 3.5 मोलर सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप मोलैरिटी को डिफाइन भी कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं न्यूमेरिकल बनाने में। नाउ वी हैव मोलैरिटी। इसके बाद हम लोगों के पास जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी के लिए हमारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा, मोलैरिटी इक्वल टू, ये तो वही रह जाएगा जो न्यूमरेटर में है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे का पार्ट बदल जाएगा और ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर की जगह हम लोग क्या कर देंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो उसका नाम हो जाएगा मोलैरिटी। और इस मोलैरिटी को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि 1m इक्वल टू क्या होगा,
या 1m का मीनिंग क्या होगा, व्हाट डू यू मीन बाय 1m सॉल्यूशन, स्मॉल m यानी 1 मोलर सॉल्यूशन, तो फिर आपका आंसर उसी टाइप का होगा कि इट इज व्हाट 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर 1 kg को फिक्स रखना है। उसी तरह से आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट डू मीन बाय 2.5 m सॉल्यूशन, तो इसका आंसर क्या होगा 2.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरह से आप मोलैरिटी पर भी कई तरह के न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चन क्या है जरा इसको हम लोग नोट कर लें, और इसको स्टार मार्क के साथ नोट कीजिए। पता है कि मोलैरिटी is a better unit to express concentration of solution than molarity because molarity does not change with the change in temperature. But molarity changes. But molarity changes with temperature. With temperature. तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी है और आपसे भी पूछा जा सकता है कि why molarity is better unit for expressing concentration of solution in comparison to molarity. So reason is quite clear, because in case of molarity we consider mass of solvent which does not change with temperature, but in case of molarity we consider volume of solution that keeps on changing with change in temperature. So this is the reason behind it. Now we move on to the third term is mole fraction. Third one is mole fraction. Here is third one is mole fraction. अब mole fraction का मतलब हुआ part of the component, part of the mole of the component present in solution. अब अगर बाइनरी सॉल्यूशन हम कंसीडर करते हैं तो आप जानते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है, एक सॉल्यूट है दूसरा सॉल्वेंट। तो जब भी हम मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास में दो टर्म आएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो फिर इसको फॉर्मूला से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ moles of solute
लोग क्या बोलेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द total number of moles of solute and total number of moles of solvent present in the solution. So in this way, in formula term we can write x1 is equal to n1 by n1 plus n2. कोई भी नोटेशन ले सकते हैं, लेकिन यहां पर ये नोटेशन क्या शो करेगा, x1 is mole fraction of solute, n1 is number of moles of solute and n2 is number of moles of solute. So यहाँ पर हम लोग x1 equal to n1 by n1 plus n2 लिख सकते हैं। उसी तरह से हमारे पास में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के लिए हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देंगे, सॉल्यूट की जगह यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्वेंट कर देंगे, और बाकी जो डिनोमिनेटर का पोर्शन है वो क्यों का क्यों रहेगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के लिए अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो आप आराम से बोल सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, या टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन भी आप बोल सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पर x2 यूज करते हैं तो n1 की जगह n2 यूज कर देंगे, और फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट H2 is equal to number of moles of solvent N2 by number of moles of solute N1 plus number of moles of solvent N2। तो इस तरह से हम लोगों को मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए मालूम हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज जानने की जरूरत है कि अगर दोनों ही नंबर ऑफ यानी मोल फ्रैक्शन, दोनों ही मोल फ्रैक्शन को अगर हम ऐड करते हैं, अगर यहाँ पर हम x1 प्लस x2 लिखना चाहें, टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो ये हमेशा 1, और 1 कैसे होगा, ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। वहां पर आप लिख सकते हैं कि n1 प्लस n2 n1 बाई n1 प्लस n2 प्लस n2 बाई n1 प्लस n2, वो जैसे ही आप लिखेंगे तो वो फिर n1 प्लस n2 बाई n1 प्लस n2 ऊपर नीचे सेम रह जाएगा, उसको आप कैंसिल कर देंगे, अब वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आसानी से निकल जाएगा। और कैसे निकालेंगे, 1 से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ हो तो उसको 1 से माइनस कर देंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मालूम हो जाएगा। तो इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन भी जान लेंगे। लेकिन एक चीज आप समझ रहे होंगे कि हमेशा आपको मोल कॉन्सेप्ट की जरूरत हो रही है, मोल की जरूरत हो रही है। तो ये मोल जो टर्म है ये कितना इंपॉर्टेंट है अभी आप समझ रहे होंगे, और आगे भी ये काम देगा। मैंने पहले भी आपको बताया। इसके बाद जो है 4th पॉइंट आता है परसेंटेज, और परसेंटेज के लिए बहुत पहले से भी आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये परसेंटेज जो है, परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में कितना पार्ट सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। तो थोड़ा सा आप ये देख लीजिए, ये परसेंटेज जो है ये आपका 3 फॉर्म्स में होता है। पहला होता है मास परसेंट, या फिर इसको बोलते हैं परसेंटेज बाय मास, एक ही चीज है, आइदर मास परसेंट और परसेंटेज बाय मास। अब ये निकालने के लिए आप यहां पर सिंपली लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये परसेंटेज बाय मास हो जाएगा। अब परसेंटेज बाय मास के हिसाब से अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट यू मीन बाय 15%
NaCl solution in water by mass। अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट डू मीन बाय 15% NaCl सॉल्यूशन इन वाटर बाय मास, इसका मतलब क्या है, तो आप आसानी से बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है, आप यहां पर लिख सकते हैं, इट मींस 15 ग्राम ऑफ NaCl, इसको कॉमन सॉल्ट आप बोलते हैं, प्रेजेंट इन या डिजॉल्व इन, कुछ भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट इन, क्योंकि सॉल्यूशन बना रहे हैं तो डिजॉल्व होगा ही। प्रेजेंट इन बोलिए कितना, आप बोलेंगे 100 ग्राम ऑफ NaCl सॉल्यूशन। अब 100 ग्राम NaCl सॉल्यूशन में 15 ग्राम NaCl होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि दिस इज 50% सॉल्यूशन बाय मास, ये बोल सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए आप भी लोगों में से कोई ये बोल रहे कि 15% NaCl solution in water by mass can also be written as 15 gram of NaCl present in 85 gram of water। अब 85 ग्राम ऑफ वाटर कैसे बोलेंगे, क्योंकि 100 ग्राम आपका सॉल्यूशन है और 15 ग्राम आपका सॉल्यूट है, तो सॉल्यूशन के अमाउंट से अगर सॉल्यूट के अमाउंट को माइनस कर देंगे तो किसका अमाउंट निकलेगा, सॉल्वेंट का अमाउंट निकल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर अगर हम मास ऑफ वाटर की बात करते हैं तो मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 15, दिस इज इक्वल टू 5। तो इसीलिए आप जो है सॉल्वेंट के टर्म में भी लिख सकते हैं या सॉल्यूशन के टर्म में लिख सकते हैं, आपको जो आसान लगे वो काम कर सकते हैं। तो परसेंटेज बाय मास का मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और इस तरह से आप 15% लो, 10% लो, 20% लो, या जितना परसेंट आपसे पूछा जाए बाय मास आप आसानी से लिख सकते हैं, उस पर न्यूमेरिकल बना सकते हैं। इसके बाद सेकेंड जो आता है वो होता है वॉल्यूम, बी में आता है वॉल्यूम परसेंट। जैसे वहां मास परसेंट हुआ वैसे यहाँ वॉल्यूम परसेंट होगा, और यहाँ पर होगा बाय वॉल्यूम, यानी परसेंटेज बाय वॉल्यूम। और इसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज कर देंगे, मास की जगह क्या बैठा देंगे, वॉल्यूम बैठा देंगे, और फिर आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का इसमें मेजरमेंट करेंगे, वॉल्यूम के टर्म में मेजरमेंट करेंगे। अगर ये ml में होगा तो ये भी ml में होगा, ये लीटर होगा तो ये भी लीटर होगा, मतलब यूनिट सेम होना चाहिए। और उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल गिव अस वॉल्यूम परसेंट और परसेंटेज बाय वॉल्यूम। आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम। उसी तरह से सी में हमारे पास में है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर सॉल्यूट का अमाउंट हम लोग मास में एक्सप्रेस करेंगे और वॉल्यूम का क्वांटिटी किस में लेंगे, हम लोग वॉल्यूम के टर्म में। कहने का मतलब सॉल्यूशन का जो अमाउंट होगा उसको हम लोग वॉल्यूम के टर्म में ले लेंगे। इसके लिए फॉर्मूला कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मतलब सॉल्यूट का अमाउंट जो है हम लोग मास में लिखेंगे और सॉल्यूशन के लिए
वॉल्यूम में लिखेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये हमको मास बाय वॉल्यूम क्वेश्चन आसानी से मिल जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद हमारे पास में वो टर्म आता है पार्ट्स पर मिलियन, जो लास्ट टर्म है 5th में, पार्ट्स पर मिलियन। अब पार्ट पर मिलियन का मतलब होता है पीपीएम, सिंपली इसको लिखते हैं हम लोग पीपीएम। अब इसके लिए फॉर्मूला बना हुआ है, ये फॉर्मूला बहुत आसान है, यहां लिखेंगे हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। पहले हम लोग परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन यहां पर मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन 10 लाख होता है, तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा 10 लाख। इसको हम लोग 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करके पार्ट्स पर मिलियन निकाल देंगे। और कहता है कि ये सिचुएशन वहां होता है जहां पर बहुत कम अमाउंट सॉल्यूट का लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, घुला हुआ होता है, तो उस समय हम लोग पार्ट्स पर मिलियन में निकालते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन, उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। आपसे कभी पूछा भी जा सकता है कि भाई ये तो परसेंटेज बाय मास जैसा है, तो परसेंटेज बाय मास जैसा है बिल्कुल सही, लेकिन वो 100 पार्ट में निकाला जाता था, आउट ऑफ 100 निकाला जाता था, और ये है आउट ऑफ 10 लाख। इसका मतलब होता है कि वेरी लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब ढेर सारे सॉल्वेंट में जो है, ढेर सारे सॉल्वेंट के अमाउंट में ये डिसॉल्व होता है। और वैसा सिचुएशन जैसे मान लीजिए सी वाटर हम लोग लेते हैं, तो वहां पर अगर कॉमन सॉल्ट की बात करते हैं तो दैट सॉल्ट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, तो उसको हम लोग पार्ट्स पर मिलियन में लाते हैं। या फिर हम लोग बना भी सकते हैं, मान लीजिए आपने एक बाल्टी पानी लिया और या चाहे 10 लीटर पानी लिया और मुश्किल से 1 ग्राम आपने जो है कॉमन सॉल्ट ले लिया, या चाहे 1 ग्राम आपने शुगर ले लिया, उसको डिजॉल्व किया, तो ठीक है आपका हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन मिला, लेकिन वो क्या है कि उसमें सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, बहुत कम है, इसीलिए उसको हम लोग किसमें मेजर कर लेंगे, पार्ट्स पर मिलियन में। कहने का मतलब 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करके हम लोग पार्ट्स पर मिलियन जो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है उसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यूनिट्स फॉर मेजरिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम लोग देख लिए और इसको आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अब इस पर जो न्यूमेरिकल की बात होती है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन concentration of solution, concentration of solution, और इसके लिए एक जो है हम आपको न्यूमेरिकल देंगे, वो मास्टर न्यूमेरिकल देंगे, और वो मास्टर न्यूमेरिकल आपको एक साथ सारे कॉन्सेंट्रेशन के लिए आपका काम हो जाएगा। अब जैसे देखिए एक न्यूमेरिकल हम आपको देते हैं, न्यूमेरिकल है calculate molarity mole fraction in 20% aqueous solution of sodium nitrate
density is 20% aqueous solution of sodium nitrate by mass whose density is 1.5 gram पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यही आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और इसके लिए हम लोग जो है बहुत आसानी से 20% aqueous solution, 20% aqueous solution by mass means क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट जो हमारे पास में सोडियम नाइट्रेट, ये सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है, ये दिया हुआ है 20 ग्राम। फिर मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोग अभी परसेंटेज में देख चुके हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। और इसके बाद आपका डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये दिया हुआ है कितना? 1.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इस तीनों डेटा से हम लोग आसानी से मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन जो भी हो वो आसानी से निकल जाएगा। और हम लोग कुछ और भी इसमें क्या निकाल लेंगे? जैसे हम लोग निकाल लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पर चूंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा वाटर। और इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? 100 ग्राम माइनस 20 ग्राम दिस इज इक्वल टू 80 ग्राम वाटर हो जाएगा। अब आप आराम से जो है वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास बाय डेंसिटी हो जाएगा। तो मास बाय डेंसिटी कितना हो जाएगा? 100 बाय डेंसिटी है 1.5 दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 बाय 15 इतना क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाए। अब इसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या कर देंगे? दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 बाई 15 इंटू 1000 इतना लीटर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/15 ये लीटर हो जाएगा। इतना हो गया। अब आप आराम से मोलैरिटी निकाल लीजिए, जो निकालना है आराम से निकाल सकते हैं। और हम मोलैरिटी अगर निकालना चाहें, मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए आपका मास दिया हुआ है यहाँ पर 20 ग्राम और उसका मोलर मास सोडियम नाइट्रेट का आप आसानी से निकाल सकते हैं। सोडियम का कितना होता है? 23 N और N का होता है 14 और O3 है तो 3 इंटू 16 ये हो जाएगा किसके लिए? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए हो जाएगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये 1/15 हम लोग निकाल चुके हैं। इसको आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा? मोलैरिटी मिल जाएगा। ये आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका कितना मोलैरिटी निकल जाएगा। इसको घर पर आप कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। उसी तरह से बी में आपको मोलैरिटी निकालना है तो मोलैरिटी के लिए आप क्या करेंगे? फिर नंबर ऑफ मोल्स तो वही रह जाएगा 20 बाई ये जो है 23 प्लस 14 प्लस 48 ये तो आप लिख ही लेंगे। डिवाइडेड बाई क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो
मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, 80 है आपका सॉल्वेंट, केजी में निकालना है, 1000 यहाँ लिख दें, इतना स्मॉल एम कर लें। तो इस तरह से आपका मोलैरिटी निकल गया, मोलैरिटी निकल हो गया। और फिर फाइनली आप जो है मोल फ्रैक्शन, जो फॉर्मूला हमने दिया हुआ है, जब एक बार नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल लिया सॉल्यूट सॉल्वेंट का, तो फिर मोल फ्रैक्शन निकालने में कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं, आराम से निकाल लेंगे। और आपको एज ए होमवर्क हम देना चाहते हैं, इस पर जो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसको बढ़िया से बना लेंगे, 10 से 15 न्यूमेरिकल बना लेंगे, चाहे एनसीईआरटी का हो, अदर देन एनसीईआरटी का हो, फिर आपको यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।